Start with the name of Allah who is Rahman and Rahim. This is Kandil Zainab here and it's my YouTube channel Biological Beats. Teach you in effective way to build clear and strong concept. Today the topic of discussion is applied ecology. So let's start. Ecology. अब इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है ह्यूमन का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनका आपस में, फिजिकल एनवायरनमेंट का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में जो रिलेशनशिप है उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी में हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या वाइटल कनेक्शन है प्लांट का, एनिमल्स का और उनका एनवायरनमेंट का। अब अप्लाइड इकोलॉजी क्या होती है? अप्लाइड इकोलॉजी ये एक सब फील्ड है इकोलॉजी की, या इसको हम कहते हैं कि ये एक साइंटिफिक फील्ड है दैट स्टडीज how concepts, theories, model or a method of fundamental ecology can be applied to solve the environmental problems। कि कैसे हम साइंटिफिकली थेरीज को, कंसेप्ट्स को, मॉडल्स या मेथड्स को लेकर कैसे हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कैसे? इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को रिलेट करके हम डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में आ सकते हैं हमारे पास मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, एनर्जी एंड फूड और बायोडाइवर्सिटी। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे जो हम इसमें स्टडी करेंगे। वो सबसे पहले इसमें आ जाता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, पोल्यूशन, इरोजन, डेजर्टिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। इन सब को हम बारी बारी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी तो जो वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की इकोसिस्टम में, उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी। जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है यानी कि जो प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनकी जो जितनी भी वैरायटीज हैं उनको हम किस में लेते हैं? बायोडाइवर्सिटीज में लेते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज। रीन्यूएबल सोर्सेज में क्या क्या आ जाते हैं? फूड आ जाते हैं, वुड्स आ जाते हैं, फ्रेश वाटर आ जाता है। तो जो हमारे पास, अगर हम प्लांट की वैरायटी देखें तो प्लांट की वैरायटी से हम हर्बल मेडिसिन, प्लांट जूसेस और हनी वैक्सेस वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बायोडाइवर्सिटी लेसन द एनवायरमेंटल चेंजिंग। लेसन द एनवायरमेंटल चेंज में क्या होता है कि ये जो हमारे पास क्लाइमेट होता है हमारा, उसको क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। अब इंसेक्ट्स, अगर इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी होगी यानी कि इनमें वैरायटी होगी तो ये क्या होते हैं? क्रॉप्स की पोलिनेशन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। उसके अलावा द सबस्ट्रेनियन ऑर्गेनिजम्स प्रमोट सॉइल फर्टिलिटी थ्रू द डिकम्पोजिशन। अब सबस्ट्रेनियन ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो कि जेरे जमीन होते हैं, उसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल मैटर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। लार्ज पॉपुलेशन प्रमोट द जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि जैसे अगर क्या होगा कि ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों जरूरी होती है? ताकि चेंजिंग इन्वायरमेंट में स्पीशीज क्या करें? सरवाइव कर सके। उसके बाद आ जाते हैं काजेस और बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसके सोल्यूशन के ऊपर। अब काजेस में
सबसे पहले आ जाता है एसिड रेन पोल्यूशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि जो डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी अर्बनाइजेशन हो रही है, इससे क्या होते हैं कि जो हैबिटेट है ऑर्गेनिज्म से, वो ऑर्गेनिज्म के वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन में क्या होते हैं कि जो जंगलात है, जो फॉरेस्ट है, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगलात का कटाव। उसके अलावा ड्राफ्ट, फ्लड, अर्थक्वेक, कन्फ्लिक्ट, वॉर, हंटिंग, क्लाइमेट चेंजिंग। तो ये सारे बेसिक काजेज हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस का सबब बन रहे हैं। अब इसके सोल्यूशन में क्या आ रही है, अगर तो डेजर्टिफिकेशन हो रही है या डिफोरेस्टेशन हो रही है, तो क्या किया जाए, एफोरेस्टेशन की जाए, यानी कि बेयर लैंड एरिया पर क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग की जाए, ट्रीज वगैरह लगाया जाए, रिफोरेस्टेशन की जाए। यहाँ यानी वो एरिया जहां पर डिफोरेस्टेशन हो चुकी है, वहां पर फिर से दरख्त लगाया जाए। पोल्यूशन को स्टॉप करने के लिए मेयर्स किए जाए, प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव मेयर्स अप्लाई किए जाए। हंटिंग को बैन किया जाए, यानी कि गवर्नमेंट ऐसे लॉज और पॉलिसी दे जिसकी वजह से हंटिंग को स्टॉप किया जाए। हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए और कन्वेंस किया जाए, लोगों को कन्वेंस किया जाए कि ऐसी जगह पर जंगलात का कटाव ना किया जाए कि वहां पर क्या हो कि वो एरियाज क्या हो जाए, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारे मेजर्स अप्लाई किए जाएं ताकि बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज किया जा सके। उसके बाद आ जाते हैं कंजर्वेशन के ऊपर। अब कंजर्वेशन क्या होती है कि अर्थ रिसोर्सेज को मैनेज करना ताकि बैलेंस किया जाए, एक बैलेंस बनाया जाए, बैलेंस मेंटेन किया जाए ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स में और जो दूसरे स्पीशीज हैं उनके दरमियान। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन में हमारे पास क्या आ जाते हैं, रीन्यूइंग और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाते हैं। अब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं वहां पर हमारे पास नेचुरल सोर्सेज होते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज में सबसे पहले हम कंजर्वेशन देखते हैं, वाटर कंजर्वेशन। अब वाटर क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो ऑलमोस्ट 70% वाटर से कवर्ड है, और उस 70% में से भी जो 97% वाटर है वो क्या है, ओशंस में है। अब उस जो ओशनिक वाटर है उसमें से भी जो 2% वाटर है वो किस में आ जाता है, आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स वगैरह में आ जाता है। और सिर्फ जो 1% वाटर है वो फ्रेश वाटर है। तो क्या करना चाहिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए ऐसे मेजर्स अप्लाई किए जाए जिससे वाटर क्वालिटी इम्प्रूव हो, यानी कि वाटर सोर्सेस इम्प्रूव हो। वाटर शेड मैनेजमेंट शुड बी यूज्ड टू प्रोवाइड क्लीन वाटर फॉर एरिगेशन। और क्या किया जाए, रिसाइकलिंग प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट लगाए हों जिससे वाटर को क्या किया जाए, रीयूज किया जाए, वाटर को रीयूज किया जाए। अब रीयूज करने से क्या होगा, जब वाटर को रीयूज करेंगे तो ये एरिगेटेड लैंड या एरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है एयर। क्या है, हमारे पास सेवरल किलोमीटर थिक क्या है, गैसेस का एक ब्लैंकेट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हमारे एटमॉस्फेयर में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, इसके अलावा कुछ एसिड ट्रेस गैसेस भी पाई जाती है। तो अगर क्या हो कि एयर कंजर्व ना रहे तो उससे क्या हो जाती है, एयर पोल्यूशन हो जाती है। तो एयर को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, एयर पोल्यूशन शुड बी चेक, एयर पोल्यूशन को चेक किया जाए। क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाया जाए, जिससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, और अगर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ये क्या करेंगे, प्ल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने का ये भी फायदा होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड
को लेते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्वायरमेंटल फ्यूल शुड बी यूज। अब इन्वायरमेंटल फ्यूल से क्या मुराद है कि पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा यूज ना किया जाए, इसकी बजाय क्या यूज किया जाए, सीएनजी को प्रेफरेंस दी जाए। अब जो पेट्रोल वगैरह होते हैं उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह की गैसेस रिलीज होती हैं जो एयर पोल्यूशन का काज बनते हैं। सॉरी, क्या लिखना था, सीएनजी। तो कंप्रेस नेचुरल गैसेस का यूज किया जाए ताकि एयर को कंजर्व किया जा सके। उसके बाद आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट भी क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाए, यानी कि एफोरेस्टेशन की जाए या रिफोरेस्टेशन की जाए। ओवर हार्वेस्टिंग को क्या किया जाए, कम किया जाए, बैन किया जाए। उसके अलावा ग्रेजिंग को चेक किया जाए और क्या है, ज्यादा से ज्यादा नर्सरीज लगाई जाए ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके। उसके बाद आ जाते हैं सॉइल कन्वर्जन। सॉइल कन्वर्जन में कंजर्वेशन में आ जाता है रिटेंटेशन ऑफ वाटर। अब क्या होगा कि प्रॉपर वाटर रिटेंटेशन सिस्टम नहीं होता जिसकी वजह से हमारी सॉइल क्या होती है, कंजर्व नहीं रहती। ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉप सॉइल एंड क्लाइमेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल। उसके बाद थर्ड पॉइंट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या आ जाते हैं कि अगर हम लेट्स सपोज कि एक ईयर में कोई एक फसल लगाते हैं, तो अगर हम नेक्स्ट ईयर में करें तो हमें उसकी जगह कोई और वेजिटेशन लगानी चाहिए, जिससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है हैंडलिंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। तो क्रॉप रेसिड्यू को हैंडल करने के लिए CRM यानी कि क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट का एक सिस्टम है जिससे क्या करते हैं, हैंडलिंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब एनर्जी को कंजर्व करने के लिए क्या किया जाए, ऐसी मशीन या ऐसे इंजन वगैरह डेवलप किए जाएं जिससे क्या हो कि जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एनर्जी यूजेस को क्या किया जाए या एनर्जी वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, 3R स्ट्रेटजी भी आ जाती है। अब 3R स्ट्रेटजी में क्या आता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। अच्छा, क्या किया जाए, कम से कम व्हीकल्स का यूज किया जाए और क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पैदल चलने को प्रेफर किया जाए। अब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या को क्या किया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए, लाइट्स को भी स्विच ऑफ किया जाए जब ये यूज में नहीं होते, और एयर कंडीशनर वगैरह का कम से कम यूज किया जाए। उसके बाद आ जाते हैं वाटर लॉगिंग पे। अब वाटर लॉगिंग एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, वाटर से सैचुरेटेड हो जाती है। तो इस तरह की सॉइल को हम क्या कहते हैं, वाटर लॉग सॉइल कहते हैं, और इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग कहते हैं। वाटर लॉगिंग में अगर हम इसके काजेस के बारे में डिस्कस करें तो काजेस में क्या आ जाते हैं कि अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वैसे तो पाकिस्तान में बेस्ट कैनाल सिस्टम है, यानी कि इसमें ऑलमोस्ट देखें तो 40,790 माइल्स केनाल्स हैं पाकिस्तान में। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिसमें क्या है, डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान में क्या किया गया है कि कुछ डैम्स भी बनाए गया जिसमें हमारे पास तरबेला डैम या सखर बिराज वगैरह आ जाते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें जो हमारी कंक्रीट से ये इनकी वॉल नहीं बनी हुई, बल्कि ये किससे बनी हुई है, इनके जो बेस पे क्या है, मड है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वाटर लॉगिंग हो जाती है। उसके अलावा जो केनाल सिस्टम भी है वो क्या है, डिफेक्टिव केनाल सिस्टम है कि ये एक अंदाजा लगाया गया है कि तकरीबन 45 से 50% जो वाटर है वो लॉस हो रहा है
यानी कि जब वाटर की सीपेज होती है तो उससे क्या होता है 40 to 50% वाटर क्या होता है लॉस होता है। और वो क्यों होता है कि डिफेक्टिव केनाल सिस्टम है। अनसाइंटिफिक एरिगेशन, अब अनसाइंटिफिक एरिगेशन में देखें तो एक प्रॉपर साइंटिफिक वे से एरिगेशन नहीं की जाती, तो इससे भी क्या होती है वाटर लॉगिंग हो सकती है। प्रॉपर वाटर को स्टोर करने के लिए कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यानी कि अगर मूनसून रेन्स आते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लड्स वगैरह आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जगह जगह पर आर्टिफिशियल, जगह जगह पर क्या बन जाते हैं लेक्स और पाउंड्स वगैरह बन जाते हैं, जिससे क्या होती है वाटर लॉगिंग होती है। उसके अलावा रेनफॉल और बैरियर टू फ्लो ऑफ वाटर, तो ये सारे क्या है वाटर लॉगिंग के कॉजेज हैं। अब अगर हम इनके इफेक्ट्स के बारे में देखें तो ये क्या करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऑक्सीजन जो है उसको डिक्रीज कर देते हैं। अब ऑक्सीजन कैसे डिक्रीज होती है कि जब सॉइल सैचुरेटेड हो जाती है पानी के साथ, तो जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो भी क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, तो रूट्स और प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिलती रिस्पायरेशन की वजह से, जिससे प्लांट क्या हो जाते हैं डाई हो जाते हैं। उसके बाद एनएरोबिक कंडीशन क्या होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जब एनएरोबिक कंडीशन इंक्रीज हो जाती है तो इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं मीथेन और सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। कौन कौन कैसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, मीथेन यानी कि CH4 और H2S सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और इनसे क्या होता है फाउल स्मेल, एक बैड सी स्मेल प्रोड्यूस होती है। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो क्या होगा डेफिशिएंसी हो जाएगी सॉइल में नाइट्रोजन की। उसके अलावा सॉइल की पीएच पे भी इफेक्ट होगा। अब पीएच पे इसका क्या इफेक्ट होगा कि पीएच हाई हो जाएगी और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, जो कि बैडली इफेक्ट करेगा प्लांट्स पे और सॉइल ऑर्गेनिजम्स पे। स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, अब डिजीज कैसे स्प्रेड होगी कि वाटर लॉगिंग होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा मस्कीटोज और जो फ्लाइज इनकी ब्रीडिंग क्या होगी वाटर लॉग्ड एरिया में ज्यादा होंगी, और ये हेल्थ के लिए इंजीरियस होते हैं। इससे क्या होता है कि जो मलेरिया या जो दूसरी वाटर बर्न डिजीज होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑन बिल्डिंग, अब अगर फार्मर्स वगैरह को देखें तो वो अपने जो घर हैं वो वाटर लॉक्ड एरिया में कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो इससे अगर जाहिर बात है अगर वाटर लॉक्ड एरिया पर वो कंस्ट्रक्ट करें तो क्या होगा कि जो हाउसेज वगैरह हैं वो सिंक हो जाएंगे ग्राउंड एरिया में, जहां पर वाटर लॉक्ड एरिया है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि जो हाउसेज होते हैं विलेजेस में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब क्या है कि कैसे हम अपनी सॉइल को वाटर लॉगिंग से बचा सकते हैं, यानी कि रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द वाटर लॉगिंग। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, प्रॉपर कैनाल्स की क्या की जाए लाइनिंग की जाए। उसके अलावा क्या आ जाते हैं, यानी कि कंक्रीट से लाइनिंग की जाए। इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल, ट्यूबवेल की इंस्टॉलेशन की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर को रिटेन किया जाए। इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जिससे वाटर टेबल क्या हो राइज होने से बचाया जा सके। साइंटिफिक वे से एरिगेशन की जाए और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे कैनाल्स हैं उनके गेट क्या किया जाए ट्रीज को प्लांट किया जाए ताकि कैनाल्स क्या हो स्ट्रांग हो। अब अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो वापटा वापडा के अंदर क्या है, वापडा क्या होता है हमारे पास वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके प्रोजेक्ट्स में स्काप ने क्या किया है कि तकरीबन 60 से 8 मिलियन एकड़ जो पाकिस्तान पे में लैंड है उसको क्या किया गया रिक्लेम्ड किया गया है, जिसे हमारी जो सॉइल है उसकी कंजर्वेशन की गई है। That's about my topic. Please subscribe, share, and like my channel.
क्योंकि ये आपकी तरफ से एक इंस्पायरेशन होती है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। सो थैंक यू।